जय हिंद मित्रों, नमस्कार। मैं अविनाश पाठी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एक सीट के ऑनलाइन मंच से स्वागत कर रहा हूं। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपने आप को आगामी सभी परीक्षाओं के लिए और एक प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए मजबूत कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि भारत जो देश है ये बहुत सारे वीर और वीरांगनाओं की भूमि इसको कहा जाता है। ऐसे ऐसे महामनीषी, ऐसे ऐसे कर्तव्यपरायण व्यक्ति यहाँ पैदा हुए हैं जिन्होंने न केवल हमें धन्य किया है बल्कि इस धरती के गौरव को बढ़ाने का भी काम किया है। एक ऐसे ही महामानव की जीवन के कुछ पहलुओं को छूने का आज हम प्रयास करेंगे। मौका भी है, दस्तूर भी है, समय है, रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और तिथि होने वाली है 31 अक्टूबर की। इस 31 अक्टूबर की तिथि को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन जो है वो खास तौर पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में। यानी यही वह दिन है 31 अक्टूबर का जिस दिन भारत की धरती पर एक महामानव का जन्म हुआ था, जिसने अपने कार्यों से, अपने बहुत सारे प्रयासों से भारत के लिए एक ऐसा अभूतपूर्व काम करने का काम किया है जो कि आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। तो अब एक एक करके अपने बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही शानदार व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे मैं आज आपको इनके बारे में, इन्होंने क्या योगदान दिया, क्या किया, ऐसी बातें बताने के बजाय मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने का प्रयास करूंगा जिससे शायद आप न जानते हो। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि 31 अक्टूबर को हम लोग भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है या इनका जन्म दिवस होता है। हम कुछ अलग आयामों पे चर्चा करेंगे, कुछ अलग बातों को जानने का प्रयास करेंगे जो आपको बहुत ही अलग और अलग किस्म की जानकारी देने का काम करेगा। देखिए, जब भी हम सरदार पटेल के बारे में बात करते हैं हमारे दिमाग में पहला प्रश्न यही आता है कि इनको लौह पुरुष कहा जाता है और इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। हम ये जानने वाले हैं कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राजनेता थे या एक राष्ट्र निर्माता के रूप में इनको ज़्यादा याद किया जाएगा। इन्हें अगर इनके कामों को देखा जाए तो क्या इनके काम एक नेता के रूप में ज़्यादा फेमस है या एक राष्ट्र का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में इनको ज़्यादा जाना जाना चाहिए। आइए देखेंगे, पहला जो आयाम है वो ये है कि सरदार पटेल जो है 1875 में इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर के दिन और 15 दिसंबर 1950 को भारत माता का जो सपूत थे ये उन्हीं की गोद में जाके सो गए थे। यानी पहला प्रश्न हमारे पास ये है, एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेहरू जी का काम वहीं से शुरू होता है जहां से सरदार पटेल जी का काम खत्म होता है। यानी जिस भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने का श्रेय जिस भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शासन करने की जिम्मेदारी, शासन करने का गौरव प्राप्त हुआ था जवाहरलाल नेहरू को, वो भारत बना के देने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो चाहे बेलेजली की सहायक संधि हो, चाहे डलहौजी की हड़प नीति हो, इन सभी चीज़ों का एकमात्र उद्देश्य था भारत के राज्यों को कब्जा करके ब्रिटिश भारत बनाना और एक लंबे समय तक इन्होंने ऐसा काम भी किया था। 1856 तक लगातार इन्होंने इसी नीति का पालन किया, भारतीय राजाओं को अपदस्थ करके अलग अलग बहानों से, अलग अलग तरीकों से उनको हटा के और सीधे उस भूभाग को लोग अंग्रेजी भारत में बनाने का, मिलाने का प्रयास करते थे। लेकिन भारतीय जनता ने 1857 में इस कृत्य का विरोध किया। एक भयंकर क्रांति के रूप में इसको आप सभी ने देखा है। इस वजह से अंग्रेजों ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और उन लोगों ने सीधे भारतीय राज्यों को अपने आप में मिलाने के बजाय उन पे अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करना स्थापित किया। इसी वजह से जब भारत देश आज़ादी के मुहाने पे खड़ा था या जब हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आया था उसमें भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, लगभग 562 देसी रियासतें हमारे यहाँ पाई जाती थी। हालांकि ये देसी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के ही कंट्रोल में थी क्योंकि इनका रक्षा, इनका संचार और इनका विदेशी जो मामला था वो अंग्रेज ही देखा करते थे। लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारे मामलों में ये स्वतंत्र भी हुआ करती थी। यूरोप की राजनीति में अमेरिका ने ये देखा था, ब्रिटेन ने भी ये देखा था कि बहुत छोटे छोटे देश वहाँ पे पाए जाते थे, तो भारत जैसे बड़े भूभाग को इन्होंने वहाँ पे देखा ही नहीं था। तो इनकी नज़र में इतने बड़े देश की कल्पना करना बहुत दुष्कर बात था।
हम सभी लोग जानते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में हमसे अलग हो गया है। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर सरदार पटेल जैसा व्यक्तित्व हमारे पास न होता तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो 562 देसी रियासतों के रूप में था वो भी हमसे अलग हो सकता था। अगर हम इस बात पर विचार करें कि 562 ना भी होते और जो बड़ी बड़ी 4-5 रियासतें थी जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, अगर ऐसी रियासतें भी भारत से अलग रह जाती, इनका भारत में विलय ना हो पाता, तब भी एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ा हो पाती। यानी जिस मजबूत भारत पर, जिस एकीकृत भारत पर प्रशासन करने का काम, जिस एकीकृत भारत पर प्रधानमंत्री बनने का गौरव नेहरू जी को प्राप्त हुआ था, उस भारत को बनाकर, संवार कर, संजो कर देने का काम सरदार पटेल जी ने किया था। एक घटना का मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। आप लोगों को पता है कि जब भारत आज़ादी के मुहाने पे खड़ा था 1946 से लेकर के 1950 के दौरान सारे नेता एक काम में व्यस्त थे, लेकिन सरदार पटेल जो थे ये 2 कामों में व्यस्त थे। पहली बात तो ये संविधान के निर्माण वाली जो संस्था थी, इसको संविधान सभा कहा जाता है, उसके भी सदस्य थे, ये वहाँ पर भी काम किया करते थे। इसके अलावा ये उस समय जो देसी रियासतें थी उनके साथ भी लगातार काम करते करते और देसी रियासतों को भारत के संघ में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। एक कहानी बहुत फेमस है कि सरदार पटेल के पास छड़ी और पुरस्कार की नीति हुआ करती थी। कई बार संविधान सभा में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती थी कि कोई व्यक्ति, कोई 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 1 लोग किसी मुद्दे को लेकर के इतने ज़्यादा उग्र हो जाते थे कि लगता था अब संविधान सभा कार्य कर ही नहीं पाएगी। यानी किसी मुद्दे पे भयंकर मतभेद हो जाता था। तो रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार, उन्होंने इस इशारा करते हुए अपनी किताब में लिखा है कि अक्सर जब ऐसा माहौल पैदा होता था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने गद्दी से उठते थे, अपनी सीट से उठते थे और उस उग्र व्यक्ति के खिलाफ, उस उग्र व्यक्ति के पास जाते थे जो संविधान सभा में बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा होता था। उनकी पीठ थपथपाते हुए कहते थे कि कल मैं आपके साथ मॉर्निंग वॉक करना चाहूँगा, क्या आप मेरे साथ वॉक करने के लिए आएंगे? और अगले दिन वह व्यक्ति जो उग्र था, जो विरोध कर रहा था, वो उनके साथ वॉक करने के लिए जाता है और अगली संविधान सभा की बैठक में सबसे शांत होकर के, सबसे सहजता के साथ वही व्यक्ति बैठा रहता था। अब कौन सा काम वे किया करते थे, क्या करते थे, वो यही जान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इन्होंने जितना ज़्यादा वॉक किया है शायद ही किसी ने किया होगा। और जब ये राजाओं के साथ डील करते थे, देसी रियासतों के साथ, तो बहुत सारी रियासतें जो सीधे मिल जाती थी, बहुत सारी ऐसी थी जो विवाद पैदा करती थी, तो उनके अधिकारियों के साथ, उनके राजाओं के साथ ये मिलने का काम करते थे और कहते थे कि आप हमारे साथ बैठ के एक बार डिनर कर लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। बहुत सारी देसी रियासत के राजाओं ने इनके साथ डिनर किया और डिनर करने के बाद उन्होंने भारतीय संघ में विलय करने का फैसला किया था। यानी जितना डिनर और जितना वॉक यानी टहलना इन्होंने किया है शायद ही किसी व्यक्ति ने किया हो। बहुत शानदार आदमी थे, इनके पास छड़ी और पुरस्कार दोनों की नीति हुआ करती थी। यानी अगर आप पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का मूल्यांकन करना चाहेंगे तो शानदार आदमी थे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टेम्पर आदमी थे। वो थोड़ा व्यवस्था को ज़्यादा परिपक्व को लेकर चलना चाहते थे। बहुत से लोगों को संजोने की क्षमता उनमें मेरे व्यक्तिगत विचार में थोड़ा सा कम देखने को मिलती है, और वही चीज़ कूट कूट कर किसने भरी थी? सरदार पटेल में भरी थी। तो जिस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जिस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, उस देश को बनाने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। एक दूसरे आयाम पे अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एकीकरण के लिए फेमस है। उन्होंने जर्मनी को एकीकृत कर दिया था। लेकिन अगर आप जर्मनी के बिस्मार्क और भारत के पटेल की तुलना करना चाहेंगे तो मेरी नज़र में पटेल का काम उनसे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क के बहुत बड़ा काम किया। लेकिन फिर भी चाहे आप जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, चाहे चीन का देखेंगे, चाहे रूस का देखेंगे, हर जगह खून की नदियां बह गई थी। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा राज्य था, राज्यों का संघ था, जहां पे 562 देसी रियासतें बिना एक बूंद खून गिराए और भारत संघ में शामिल हो गई। यानी अगर हम बिस्मार्क की बात करेंगे तो बिस्मार्क को अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा था, और सरदार पटेल ने वो काम बिना एक बूंद खून के गिराए कर दिया था। तो बिस्मार्क की तुलना में सरदार पटेल का काम ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा काबिल माना जाएगा। एक बार कोई
कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आए थे, किसी देश के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने गजब काम कर दिया, आप लोगों ने बिना राजाओं को समाप्त किए राजतंत्र समाप्त कर दिया, गजब के लोग हैं भारतीय। सरदार पटेल ने ऐसी विधि अपनाई कि राजा नहीं समाप्त हुए बल्कि राजतंत्र ही समाप्त हो गया। उड़ीसा के प्रिंस ने सरदार पटेल से कहा था कि आप ये जो प्रजातंत्र बनाना चाह रहे हैं, जब ये बनेगा तो क्या मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। और इन्होंने उड़ीसा के प्रिंस को अपने झांसे में लेते हुए कहा कि आप एक कुएं के मेढक हैं, अब मैं आपको पूरा का पूरा समुद्र खेलने के लिए दे रहा हूं। आप केवल उड़ीसा तक सीमित थे, अब पूरे प्रदेश का, पूरे देश का प्रजातंत्र आपका है, आप यहाँ प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। यानी जो जिस तरीके, जिस विधि से मिल पाया, इन्होंने क्या किया, उनको मिलाने का काम किया था। तो बिस्मार्क से तुलना करना पटेल की बेईमानी साबित होगा कि बिस्मार्क की तुलना में पटेल का काम बहुत ज़्यादा बड़ा था। एक तीसरा प्रश्न ये है कि पटेल के बिना आज़ादी के क्या मायने होते। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पटेल जी ना होते तो आज़ादी ना होती, या पटेल जी ना होते तो देशी रियासतों का एकीकरण ना होता, लेकिन ये जो स्वरूप आज देखने को मिलता है ये हमारे सामने कतई ना होता। इन्होंने जिस रणनीति के साथ जो काम 200 सालों में अंग्रेज नहीं कर पाए कि पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर लें, वो काम इन्होंने 15 महीने में कर दिया था। पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम इन्होंने कर दिया था। तो जो काम 200 सालों तक अंग्रेज नहीं कर पाए, जो काम एक लंबे समय तक मुगल नहीं कर पाए, जो काम लंबे समय तक सल्तनत काल के बाद सुल्तान नहीं कर पाए, जो काम मौर्य काल, गुप्त काल के राजा नहीं कर पाए, वो काम 15 महीनों में, चंद महीनों में सरदार पटेल ने करने का काम किया था। तो अगर ये ना होते देश का स्वरूप कुछ ना कुछ अलग जरूर होता, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। तो हमारे पूरे एक सीट परिवार की ओर से सरदार पटेल जी को हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं, और हम लोग चाहेंगे कि आप सभी लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि सरदार पटेल पर हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल नए अंदाज में कुछ नए अनछुए पहलुओं को मैंने आपके सामने इनके लाने का प्रयास किया है। हमारे पूरे परिवार एक सीट की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस की आपको बहुत सारी मुबारकबाद। स्वस्थ रहिए और भारत देश को सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलते हुए एक मजबूत राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के, और हम लोग इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने अपने कर्म के माध्यम से देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।